नीडिंग योर अटेंशन एज वेल। ओके, ये प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व नहीं की थी, ऐसा ही है। चलिए पहले हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लास्ट वीक से जो हम चल रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसको फर्दर जो है वो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास आपको स्क्रीन पे जो है वो प्रॉब्लम नजर आ रही है, जो लास्ट वीक से हमारा टॉपिक चलता आ रहा है डिफरेंशियल मैनोमीटर्स और स्टैटिक फ्लूइड स्टैटिक्स के हवाले से। उसी में से एक ये फर्दर एक एप्लीकेशन प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं किस तरह से चीज़ें जो वो इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर के अंदर चेंज होती हैं, या किस तरह किया जाता है प्रेशर, या प्रेशर चेंज से क्या इफेक्ट पड़ता है मैनोमीटर की रीडिंग के ऊपर इन इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर, तो किस तरह से वो मेजर की जाती है उसको हम डिस्कस करते हैं। इन दिस प्रॉब्लम यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू डिफरेंशियल रीडिंग अलोंग द इंक्लाइन लेग द मर्करी मैनोमीटर। बेसिकली ये जो इंक्लाइन लेग जिस पर आपको अभी 50 मिलीमीटर की रीडिंग नजर आ रही है, यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू रीडिंग, यानी न्यू रीडिंग आपने कब कैलकुलेट करनी है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रेशर ऑफ 10 किलोपास्कल, जब ट्यूब ए के अंदर जो प्रेशर है दैट इज डिक्रीज्ड बाय 10 किलोपास्कल्स एंड द प्रेशर इन पाइप बी रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, पाइप बी के अंदर कुछ नहीं हो रहा, बट जब पाइप ए के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो गया बाय 10 किलोपास्कल्स, देन यू नीड टू कैलकुलेट दिस न्यू रीडिंग। ये 50 मिलीमीटर किस तरह से चेंज होगा। जो ट्यूब ए है उसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, जो फ्लूइड है बी के अंदर दैट इज वाटर जिसकी स्पेसिफिक वेट आपको गिवन है, एंड द गेज फ्लूइड इज मर्करी जिसका स्पेसिफिक वेट भी हमें नोन है। तो वी सिंपली ट्राई टू सॉल्व दिस। क्या होगा हमारे पास, दिस इज द मैनोमीटर्स। अभी हमारे पास जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिसपे हमें ये नजर आ रहा है, इसके लिए हम जल्दी से इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है जी क्या इक्वेशन होगी। लेट्स से वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ए। ठीक है, तो एनीवन जी जो ये इक्वेशन बता सकता हूँ। विल स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ए वेयर प्रेशर इज ई ए। साथ साथ इन्वॉल्व होना है, आपने जवाब देने हैं, बात बतानी है, चुप करके नहीं बैठे रहे, अदरवाइज वो फिर आपको भी समझ नहीं आएगी और मैं जल्दी जल्दी चीजें करता जाऊंगा। तो इसलिए काइंडली रिस्पॉन्स दें। So from the left side, we'll be starting with PA. Then we will be subtracting or adding. सर ऐड करेंगे 100 Add, सर एडिंग yes, plus करेंगे. सर 100 sin थीटा sin 30 No, 100 is a vertical length, सर- तो उसको साइन से तो करने की जरूरत 100 नहीं. सर रो जी एच फार्मूला लगेगा। रो में सर इसकी डेंसिटी आ जाएगी 0.9 स्पेसिफिक को सर वाटर के साथ वो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सर इसकी डेंसिटी आ जाएगी, और जी हमें मालूम है 9.8 और एच हमारे पास सर गिवन है, इसको मीटर में कर लेंगे सर, मिलीमीटर में। 0.1 एलिवेशन है, ठीक है, मीटर्स में, एंड वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। ऐसे ये गामा एच से हम करते हैं, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू दैट इज 0.9 मल्टीप्लाई बाय द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। ऐसा ही है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम फिर मरकरी में आगे, फर्दर वी आर मूविंग डाउन, विल राइट प्लस, और फिर इस 50 को कन्वर्ट करना है हमने अब यहाँ से, क्योंकि पॉइंट ये है जहाँ से एलिवेशन कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, तो 50, ये वर्टिकल लेंथ कितनी बनेगी, 50 sin 30, ऐसा ही है। सो 50 इज मीटर्स में क्या हो जाएगा, 0.05 साइन ऑफ 30 इंटू स्पेसिफिक वेट ऑफ मरकरी। ऐसा ही है, ठीक लिख रहा हूँ इक्वेशन को, गलती तो नहीं की अभी तक, ठीक है यहाँ तक जी। एंड फाइनली वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग माइनस 80 मिलीमीटर्स हम राइज कर रहे हैं इन वाटर, तो 0.08 into specific weight of water. This should be equal to pressure at point B. This is our equation number 1. ये तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब जो बात आपसे क्वेश्चन में कही जा रही है, आपको ये कहा जा रहा है कि कंटेनर ए में प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर गया है। लेट्स से दैट न्यू प्रेशर इज ए डैश, ठीक है, लेट्स से दैट न्यू प्रेशर इज ए डैश एंड दैट इज डिक्रीज बाय, यानी ए जो है दैट इज डिक्रीज बाय 10 किलो पास्कल्स। तो डिफरेंस इन दोनों का जो 10 किलो पास्कल्स होगा। तो इसकी वजह से जो मैनोमीटर है उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगी। हम मैनोमीटर को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि वो चेंजेस हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। कंटेनर बी के अंदर हमारा प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, दैट विल रिमेन एज बी। तो इस प्रेशर चेंज की वजह से होगा क्या, अब कोई बता सकता है क्या होगा। अगर मैं इनिशियल लाइंस को इस तरह से शो करूं, दिस इज योर इनिशियल लाइन 1 जो कि से 100 mm को शो कर रही है, दिस इज योर इनिशियल लाइन जो कि 50 mm को शो कर रही है,
दिस इज योर 80 mm, ठीक है। दिस इज 100 mm, हम 9 के साथ शो करते हैं। दिस इज 50 mm एंड दिस इज, ठीक है जी, समझ आ गई जी? मेरे साथ मौजूद है ना जी? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो काइंड रिस्पॉन्स भी देना, मैं तो मुर्दों को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने जीते जाते लोग बैठे हुए हैं, तो आवाज का फिर रिस्पॉन्स भी दे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। दिस एलिवेशन इज 100 मीटर, ठीक है। दिस इज 100 mm, दिस इज 50, दिस इज 80। ये तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी। अब जब प्रेशर कम हुआ ट्यूब ए के अंदर, ए डैश हो गया प्रेशर, तो फिर क्या होगा? बता सकते क्या होगा? सर क्या? जब सर प्रेशर repeat कर दे ड्रॉप question। करेगा, प्रेशर ड्रॉप करेगा सर कंटेनर ए में, मरकरी अपवर्ड मूव करेगी। मरकरी को अपवर्ड मूव करना चाहिए। लेट्स से इट मूव्स अ डिस्टेंस ए, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से वाटर जो है वो ड्रॉप करेगा बाय डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस से नीचे आएगा जी? ए से, ऐसा ही है। यस सर। तो ये जो लेवल है, दिस विल राइज बाय डिस्टेंस ए, ऐसा ही है। यस सर। ये जो लेवल बच गया, तो ये किसके इक्वल होगा? दिस शुड बी इक्वल टू ए, ऐसा ही है। एंड दिस 100 शुड बी नाउ 100 माइनस ए, क्योंकि इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले फ्लूइड का लेवल जो है डिक्रीज हो जाएगा बाय ए। क्लियर हो गया? यस सर। यस नई कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गई सबको? नाउ दिस ब्लू लाइन इज रिप्रेजेंटिंग मरकरी, जो मैं नई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज योर मरकरी, ठीक है। ये जो मैं लाइट ब्लू ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज योर वाटर लेवल, नए लेवल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ग्रीन से वाटर शो कर देते हैं। दिस इज योर न्यू वाटर लेवल एंड दिस ग्रे इज योर रिमेनिंग फ्लूइड, ठीक है। दिस इज योर वाटर लेवल। क्लियर हो गया जी? We now write the equation for this new configuration. That equation is now PA dash, start करते हैं left hand से again, plus 0.1 minus A into 0.9 gamma of water plus 0.05 plus A into sine 30 gamma of mercury plus A gamma of mercury minus 0.08 plus A gamma of water should be equal to PB. Clear है जी equation? This is your equation number 2. Is this equation clear? यस सर। चलिए, अगर ये clear है तो we move to the next step, that is we just subtract equation 1 and 2, ठीक है जी। हम subtract करते हैं equation 1 and 2 को, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? we will change the sign in equation number 2, ठीक है। subtract करना है तो पी ए डैश जो वो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जो है वो माइनस से रिप्लेस हो जाएगा, ये प्लस भी जो है वो माइनस से रिप्लेस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस से रिप्लेस हो जाएगा, ये माइनस जो है वो प्लस से रिप्लेस हो जाएगा, एंड दिस पी बी वुड बिकम नेगेटिव पी बी। तो नेगेटिव पी बी इक्वेशन 1 के पॉजिटिव पी बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो राइट साइड 0 होगी इक्वेशन की, ठीक है। इन दी लेफ्ट साइड हमारे पास पी ए माइनस पी ए डैश आ जाएगा, तो जो इक्वेशन नंबर 3 है दैट वुड बी पी ए माइनस पी ए डैश प्लस 0.1 0.9 गामा डब्ल्यू। 0.1 वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास प्लस ए 0.9 गामा डब्ल्यू बच जाएगा, ठीक है। प्लस ए 0.9 इंटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट 0.05 साइन 30 गामा मरकरी, यहाँ पे वो माइनस 0.05 साइन 30 गामा मरकरी कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास माइनस ए साइन 30 मरकरी माइनस ए गामा मरकरी, दैट वुड बी नेगेटिव, ए कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस साइन 30 gamma of mercury, and finally
माइनस 0.08 गैमा वाटर जो है यहाँ पे प्लस 0.08 गैमा वाटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा प्लस ए गैमा वाटर शुड बी इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. इन इक्वेशन 3 वी नो पी ए माइनस पी डैश इसके इक्वल है जी. किसके इक्वल है ये? दिस इज इक्वल टू 10 किलो पास्कल हमें गिवन है. ए अननोन है, गैमा ऑफ वाटर वी नो एज 9.81 kilonewtons per meter cube. We also know gamma of mercury as 133 kilonewton per meter cube. इन वैल्यूज के साथ हम सॉल्व करेंगे जब इस इक्वेशन को, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि अननोन है इस इक्वेशन में. दैट वुड बी इक्वल टू ए वुड बी इक्वल टू 0.055 meters, which is equal to 55 mm. क्लियर है जी? इज इट क्लियर? सर एक चीज पूछनी है सर. जी जी. सर ये जो आपने डायग्राम बनाई थी सर, इसमें सर मर्करी में एक तरफ से अपवर्ड नहीं होगा सर? सर जहाँ पे आपने लिखा है सर लेफ्ट साइड पे सर 80 के नीचे ए लिखा है सर, उसके लेफ्ट साइड पे सर मर्करी के इंक्रीज हाइट ए हुई है सर. 50 प्लस ए की नहीं समझ लगी सर, वो कैसे हुआ सर? क्योंकि ऑलरेडी सर नीचे एक ए की हाइट इसके अंदर इंक्रीज करके सर नीचे 50 नीचे लिखा है सर. जो आपने क्वेश्चन में लिखी है ए इनटू स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्करी सर, उसकी समझ लगी है सर. आपने जो लिखा है 0.05 प्लस ए सर, उसकी नहीं समझ लगी, वो कैसे इंक्रीज हुआ ए सर? वो ऑलरेडी नीचे इंक्रीज नहीं हुआ. ये वो सवाल है जो मैं आपसे बार बार पूछा कि समझ आ रही है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं, ना रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना कुछ ना कहा. जब चीज़ कंप्लीट होगी तो फिर आप कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आई. साथ साथ जब पूछ रहा होता हूँ तो बताया करें प्लीज, ठीक है? अब इसको दोबारा समझ लें, एक बार मैं दोबारा से समझा रहा हूँ. ये आपका लिक्विड जो है वो ड्रॉप करेगा ए डैश वाला जो ग्रे लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे जो मौजूद है, इट विल मूव टू दिस न्यू लोकेशन. ऐसे ही है इनिशियल फिगर के अंदर जो लाइन Yes, sir. नजर आ रही है. दिस Yes, sir. राइज इज इक्वल टू ए, ठीक है. तो ये जो टर्म हमने Yes, लिखी है ए ऑफ मरकरी प्लस ए ऑफ मरकरी, ए इंटू मरकरी, यस सर. ये तो समझ आ गई कि ये टर्म इसलिए लिखी है हमने क्योंकि यहाँ पे Yes. अब क्या आ गया है, मरकरी आ गई है, ठीक है. मर्करी यस सर. उसके बाद ये जो मरकरी का लेवल है पहले 50 Yes, sir. इस एलिवेशन के इक्वल था, ऐसे ही है. यस सर. यस सर. अब 50 की एलिवेशन यहाँ तक आ गई है क्योंकि ये लेवल जो है वो वाटर से रिप्लेस हो गया है. Bro. वाटर कितना लेवल Yes, नीचे sir. आ गया, ए लेवल नीचे आया, A. तो यहाँ पे Yes, sir. मरकरी का लेवल कितना ऊपर जाएगा, ए लेवल. ए लेवल, तो 50 प्लस ए, ठीक है. यस सर. समझ आ लगी गई समझ. बात? यस सर. थैंक यू सर. तो ए जो है हमारे पास 55 मिलीमीटर आ गया. नाउ द क्वेश्चन इन दी प्रॉब्लम इज के न्यू डिफरेंशियल रीडिंग क्या होगी. तो ए जो है वो न्यू डिफरेंशियल रीडिंग है कि न्यू डिफरेंशियल रीडिंग कुछ और होगी? जी, नई डिफरेंशियल रीडिंग क्या होगी? नहीं, ए तो नहीं होगी. अगर ए है तो फिर तो गलत है. जी, नई डिफरेंशियल रीडिंग क्या होगी? मेहताब उल दीन, मेहताब उल दीन है जी. आवाज आ रही है मेरी? महताब उल दीन, आवाज आ रही है मेरी आपको? एहतशाम खान, सर आ रही है आपकी आवाज? अब्दुल सलाम वारिस को आ रही है, जिनके मैं नाम ले रहा हूं इनको आ रही है मेरी आवाज, या सिर्फ ये ऑनलाइन होकर बैठ जाते हैं चुप करके? एहतशाम खान, आवाज आ रही है? अब्दुल वहाब खान, शाहदीन राजा, यस सर. ऑनलाइन आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर. क्या होगी नई डिफरेंशियल रीडिंग? ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया जो चेंज आया लेवल में. न्यू डिफरेंशियल रीडिंग क्या होगी इसके ऊपर? कुछ समझ आ रही है क्या होगी न्यू डिफरेंशियल रीडिंग? फिगर पे आपको क्लियर मरकरी का लेवल कितना राइज किया है, ये एलिवेशन कितनी होगी मेरे भाई? ये डिस्टेंस हमें पता है ए के इक्वल है, एंड दिस इज 50 प्लस ए इनटू साइन ऑफ 30 डिग्री. ऐसे ही है क्यों शाहदीन, समझ आ रही है? जी सर. एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दिस लेंथ. दिस इज योर न्यू डिफरेंशियल रीडिंग एल. एल किसके इक्वल होगा? यू नो दिस एंगल एज 30 डिग्री. तो एल कैलकुलेट कर सकते हैं. एल वुड बी इक्वल टू
जी किसके इक्वल होगा? a प्लस 50 प्लस a sin 30 डिवाइडेड बाय sin 30। क्लियर है? तो L would be equal to a by sin 30 plus 50 plus a. This is your new differential reading on the mercury scale. This is equal to 55 divided by sin of 30 plus 50 plus 55. ठीक है? This is equal to 215 millimeters. Is it clear? Yes, sir. चलें, गुड। कोई क्वेश्चन हो इस प्रॉब्लम के अंदर? किसी को कोई चीज समझ ना आई हो? सबको समझ आ गई है? चलिए that सर ये जो बेस है ये cos 30 नहीं होगी? जी ये जो आपने सर लेंथ निकाली है L। जी मैंने ये हाइपोटेन्यूज निकाला है। हाँ जी, तो सर इसमें बेस cos 30 नहीं होगी इसमें? ये तो cos 30 होगी बिल्कुल, ये वाली cos 30 होगी बिल्कुल, जिसके नीचे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें क्या कंफ्यूजन क्या है इसमें? We are interested in relating the vertical height with the hypotenuse, the inclined height, inclined length. तो साइन के साथ रिलेट होगी ना? नहीं समझ आ रही? ये ट्रायंगल है मेरे भाई। सर जो बेस है वो L। नहीं 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 नहीं, जो इंक्लाइंड लेंथ है दैट इज एल, दिस इज एल। ये एंगल तो 30 डिग्री है। दिस इज नोन टू यू एज a प्लस 50 प्लस a sin 30। वो आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग L। ठीक है, ठीक है, ठीक फॉर्मूला लिखा है मैंने फिर L के लिए। सर ये परपेंडिकुलर तो सही होगा, जो बेस है। बेस का क्या करना है आपने मेरे भाई? बेस से डिवाइड नहीं करना। क्यों? हाइपोटेन्यूज फार्मूला। अल्लाह अकबर। ये ये L है तो ये क्या होगा? L sin 30, ऐसे ही है। जी सर। एंड दिस शुड बी इक्वल टू अ नोन हाइट जो मैं पहले से पता दैट इज a प्लस 50 प्लस a sin 30। इसमें अगर L कैलकुलेट करना हो और a नोन है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर, ठीक हो गया। इसमें इस बेस का क्या काम है? दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एनीवेयर, तो काम ही नहीं। नहीं सर, जो असल में आपने sin 30 से डिवाइड किया था ना, उस पे मुझे हुआ था बस ठीक है सर, सही लगी समझ। ठीक है जी, किसी और कोई क्वेश्चन? नहीं तो ये फिर आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है जी, आप इनको देख लीजिएगा, इसी डिफिकल्टी लेवल की हैं, इनको सॉल्व कीजिएगा। इनके अंदर कोई प्रॉब्लम हुई, कोई कंफ्यूजन हुई तो फिर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। प्लस देयर इज रीडिंग असाइनमेंट फॉर यू, सेक्शन 2.7 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। अभी तो हमने पढ़ी दैट इज मैनोमीटर के अंदर, वो तो हमने इंक्लाइन ट्यूब या प्रेशर की बेसिस पे या डिफरेंशियल रीडिंग्स की बेस पे या गेज फ्लूइड की बेस पे पढ़ा, मैकेनिकल सिस्टम्स पढ़े। इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो डिवाइसेस हैं वो सेक्शन के अंदर गिवन है। इट्स जस्ट अ स्मॉल टॉपिक, एक पेज का है, इसको पढ़िएगा। फर्दर डिटेल्स इनकी जो फिर आप इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शंस और डिटेल्ड वर्किंग प्रिंसिपल के कैसे डिजाइन किया जाता है। बट यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन गिवन है इस बुक के अंदर, तो दैट वुड बी अ गुड रीड फॉर यू। ठीक है, द टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर, तो जो हमने कवर करना है, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज, वी स्टार्ट ऑन दैट। थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली अवेलेबल रखिएगा, अपने दिमाग को मैथमेटिकली सेंस में जो है थोड़ा सा आपने, we are going to talk about hydrostatic force on a surface. Hydrostatic force on a surface. Let's say उसकी इम्पोर्टेंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, जरूरी क्यों है। दिस इज सम टैंक में जवाब आपने मुझे देने हैं, मैं जस्ट इसको ड्रॉ करके आपसे क्वेश्चंस पूछना शुरू करूंगा ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो, दैट इज फिल्ड विद लेट्स से सम फ्लूइड। ठीक है जी, टॉप सरफेस जो है वो ओपन है टू द एटमॉस्फेयर एंड द डेप्थ इज दिस h। बॉटम पे प्रेशर कितना होगा? एट दिस बॉटम वॉल व्हाट वुड बी द प्रेशर? So specific weight of fluid multiplied by height. That would be equal to gamma h। ऐसा ही है, pressure would be at bottom surface, it would be equal to gamma h। ठीक है, ऐसा ही होगा जी।
एग्री करते हैं सब? Yes, sir. और ये कैसे एक्ट कर रहा होगा? इट वुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस सरफेस, ऐसे इस तरह एक्ट कर रहा होगा ना जी? यस सर। पूरे बॉटम सरफेस के ऊपर ये ऐसे एक्ट कर रहा होगा। अच्छा, अगर अब इस प्रेशर को फोर्स में कन्वर्ट करना तो फिर हम क्या करेंगे? एरिया से मल्टीप्लाई कर। would be equal to this pressure into area, that is gamma h into the area on which it is acting, ऐसे ही है। और अगर ये टोटल फोर्स है या रिजल्टेंट फोर्स है, कहाँ पे एक्ट करेगी? इसकी लोकेशन क्या होगी टैंक के अंदर? कोई बता सकता है किस जगह पर एक्ट करेगी? जब आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस का रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे करते हैं? स्टैटिक्स के अंदर आपने किया होगा ये काम। जैसे सेंट्रॉइड पर होगा। That would be acting at the centroid of this, let's say right here, ऐसे ही है। अगर ये सेंट्रोइड है इसका तो Yes, यहाँ sir. पे एक्ट करेगा। दिस इज सेंट्रोइड, हम इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंट्रोइड ऑफ दिस बॉडी। दिस वुड बी योर एफ आर। सिंपल इनफ। अगर इसको मैं आपके सामने थोड़ा सा 3 डायमेंशन रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो दिस इज योर बॉटम ऑफ द टैंक, इस तरह से प्लेन होगा, ठीक है, और उसके ऊपर टॉप से ऐसे सारा प्रेशर एक्ट कर रहा होगा पूरे सरफेस के ऊपर। ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जी आप लोगों की, ठीक है। और फिर उस प्रेशर की वैल्यू जो है वो दैट इज इक्वल टू गैमा एच, और फिर इस प्रेशर की एक इक्विवेलेंट फोर्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच इनटू ए, which will be acting at the centroid point of this surface, and that centroid is located somewhere here, and the area of this surface is A, ठीक है। this rectangular shape is A। यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। टैंक के बॉटम पे तो ये कुछ हो रहा है। अब जो साइड वाली वॉल है, लेट्स से दिस लेफ्ट साइड वॉल, ये लेफ्ट पे जो है आपको नजर आ रही है, हम रेड में लिख रहे हैं लेफ्ट, इस पे प्रेशर किस तरह से एक्ट कर रहा होगा? ऐसे ही एक्ट करेगा। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? ये जहाँ पे मैं ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ कितना प्रेशर होगा? फिर जीरो गेज प्रेशर। जीरो होगा क्योंकि टॉप सरफेस है। अच्छा जी, फिर लेट्स से आई डिवाइड दिस हाइट इनटू मल्टीपल हाइट्स, लेट्स से दिस इज h1, ये सारे को जो मेजरमेंट इन हाइट्स की वो टॉप रेफरेंस है, ठीक है। दिस इज h2 इन पॉइंट्स की, दिस इज h3 एंड द बॉटम इज अगेन h। फिर h1 पे प्रेशर कितना होगा? दैट वुड बी gamma into h1 and it would be less as compared to gamma h2, ऐसे ही है। then we'll have gamma h2 on the left wall, then we'll have further increased pressure gamma h3, and finally at the bottom we'll have gamma h। इसी तरह है जी, जैसे जैसे हम लेफ्ट वॉल पे नीचे की तरफ आते जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, ऐसा ही होगा जी। यस Yes, सर। sir. यस सर। कुछ इस तरह की वेरिएशन है जो ये मैंने अभी बोल्ड लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अगर इसको मैं 3 डायमेंशनली आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये आपकी वो वॉल है, लेट्स से लेफ्ट या राइट वॉल एक जैसी ही डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगी आपको, ठीक है। उसके टॉप सरफेस पे जीरो प्रेशर है, उससे थोड़ा सा हम h1 नीचे आए तो प्रेशर जो है थोड़ा इंक्रीज किया, कुछ इस तरह करके। लेट्स से दिस इज h1 की एलिवेशन है, फिर h2 पे आए तो फर्दर इंक्रीज कर गया, फिर h3 पे आए तो फर्दर इंक्रीज कर गया, और इस तरह बॉटम पे आके दैट इज गैमा h। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें फिर इस तरह से नजर आ रही है एक प्रिज्म की शेप में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से बनेगी प्रेशर की 3 डायमेंशन में। अगर हम उसको देखें, बॉटम लाइन जो वो गैमा h है, टॉप लाइन 0 है, और दरमियान में वो एलिवेशन के साथ जो जिस तरह चलते जा रहे हैं हम, ऐसे ही है जी। यस सर। दिस इज 0 एंड दिस इज गैमा h एंड दिस हाइट, टोटल हाइट इज h। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? सर रिजल्टेंट फोर्स ट्रायंगल का एरिया। रिजल्टेंट फोर्स वुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। चलें, ये एक चीज हो गई। थोड़ा मैथमेटिकली समझना चाहें तो क्या होगा? दैट वुड बी गैमा h1 a1 प्लस गैमा h2 a2 प्लस गैमा h3 a3, ऐसा ही होगा अब टिल के हम सारे गैमा एलिवेशंस को जो है वो कवर कर लें, ठीक है। ऐसे ही होता जाएगा जी। सो ये A1 और A2 Yes. A3 क्या है? जी, सो ये A1 दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3। जितने छोटे एरियाज में डिवाइड करते जाएंगे आंसर उतना ज्यादा
एक्यूरेट आएगा, ऐसे ही है, ठीक है, समझ आ गया A1 A2 A3 A4 क्या है। तो दिस इज जो साइड वॉल है उस पे केस इतना आसान नहीं है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं हो सकती। ऑल्सो अगर मैं आपसे पूछूं कि उस रिजल्टेंट फोर्स की लोकेशन क्या होगी ऑन द साइड वॉल, तो वो भी आपके लिए बताना मुश्किल होगा। आप सिंपली इस केस में तो ये कह सकते हैं कि सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल होगी, लेकिन बहुत से केसेस में सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा जो टास्क है, वी नीड टू कैलकुलेट कि कोई भी शेप हो, एनी शेप जिसके ऊपर वाटर एक्ट कर रहा हो, जिसके ऊपर कोई वाटर का प्रेशर हो या लिक्विड या फ्लूइड का प्रेशर हो, उस पे रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट होगी, दैट इज एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसकी और फिर उस रिजल्टेंट फोर्स की लोकेशन क्या होगी, दैट इज एक्स आर एंड वाई आर। उसकी कोई लोकेशन जो डिफाइन करनी होगी आपने एक्स और वाई एक्सिस के रेफरेंस से, वो क्या होगी। दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, क्योंकि अगर तो फिक्स शेप है, लेट्स से रेक्टेंगल था तो कुछ हमें समझ आ रही थी, हम कैलकुलेट कर लेते। अगर ये रेक्टेंगल के बजाय लेट्स से ये सरफेस टैंक की वॉल कुछ इस तरह की होती, तो फिर क्या रिजल्टेंट फोर्स 3 डायमेंशनल में इस तरह से ड्रॉ होती नहीं, वो तो उसकी वेरिएशन बहुत अजीब सी होती, ठीक है। ये एरियाज कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज डेवलप अ जनरलाइज्ड फार्मूला, कि जो हमें किसी भी तरह की शेप गिवन हो तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट होगी वो, और उसकी लोकेशन कैसे कैलकुलेट होगी उसको हम देख लें। फिर चाहे वो बॉटम पे हो, टॉप पे हो, राइट पे हो, लेफ्ट पे हो, वो हम किसी भी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें इस चीज़ की सही से अंडरस्टैंडिंग। टू डू दिस व्हाट वी डू इज के हम लेते हैं जो कोई वाटर बॉडी है या कोई लिक्विड बॉडी है हमारे पास, लिक्विड सरफेस है, ठीक है, उस टॉप सरफेस इज ओपन, ठीक है, ये फ्री सरफेस है। इसके नीचे हमारे पास कोई बॉडी हमने सबमर्ज की हुई है, लेट्स से वो बॉडी यहाँ पे कहीं, सॉरी वो बॉडी है वो यहाँ कहीं मौजूद है। इस बॉडी के ऊपर 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको हम डिफाइन करना चाहते हैं। ये हमारी वो बॉडी है जो हम शो कर रहे हैं यहाँ पे। इस बॉडी के ऊपर हमने क्या किया, वी डिफाइंड दिस डिफरेंशियल एरिया DA, ठीक है। दिस इज योर ओरिजिन, और ये जो लाइन है ब्लैक में, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर वाई एक्सिस, ठीक है। और इस ऑरेंज कलर की बॉडी पे हमने ये डिफरेंशियल एरिया DA डिफाइन किया, जिसके ऊपर हम कहते हैं देयर इज अ फोर्स एक्टिंग which is a force which is acting perpendicular to this area as DF, and this angle is theta. इन डिफरेंशियल फोर्सेस का सम जो है वो एक रिजल्टेंट फोर्स के तौर पे एक्ट करेगा, लेट्स से एट दिस पॉइंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज FR, ठीक है। दिस इज योर FR। ऑन पेपर ये जो DF की लोकेशन है टॉप ऑफ द सरफेस है, रिप्रेजेंटेड एज H, ठीक है, इट इज H टाइम्स बिलो दी। ये जो पॉइंट है दिस इज दी, जिसको मैं मैरून कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज योर सेंट्रोइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड इट इज लेट्स से HC टाइम्स beneath द सरफेस। अगर y एक्सिस के रेफरेंस से देखूं तो दिस इज represented as Y, this is represented as YC, and this is represented as at a distance of YR, ठीक है। फिगर क्लियर है जी? नहीं सर, थोड़ी अनक्लियर है सर, फिगर्स समझ नहीं आई सर, दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, रुक रुक कर आ रही है। देखिए हमारे पास अब फिगर आपको पूरी नजर आ रही है अपनी स्क्रीन पे? यस सर, अब क्लियर होगी। अब देयर इज दिस ऑरेंज, आपके पास वाटर बॉडी है, ठीक है, जिसका टॉप सरफेस फ्री सरफेस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके अंदर एंगल थीटा पे हमने एक बॉडी जो है वो सबमर्ज की, ये ऑरेंज कलर की, दिस इज योर बॉडी, ठीक है। ये भी उसका आपको सिर्फ ऐसे करने का, फ्रंट से देख रहे हैं उसको, ठीक है। दिस ऑरेंज लाइन इज योर बॉडी। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं डिफरेंशियल एरिया DF, डिफरेंशियल एरिया DA डिफाइन करें, जिसके ऊपर हम कह रहे हैं डिफरेंशियल फोर्स DF एक्ट कर रही है एट अ डेप्थ ऑफ H beneath दी फ्लूइड सरफेस। फ्लूइड सरफेस से हम H डिस्टेंस नीचे आए तो हमारे पास डिफरेंशियल फोर्स DF एक्ट कर रही है ऑन डिफरेंशियल एरिया DA। द सेंट्रोइड ऑफ दिस बॉडी इज HC टाइम्स beneath दी टॉप सरफेस। और उसके अलावा इस डिफरेंशियल फोर्स की, क्योंकि ये तो डिफरेंशियल फोर्स है, पूरी बॉडी पे डिफरेंशियल एलिमेंट्स पे एक्ट करेगी, लेकिन उस सारी डिफरेंशियल फोर्स अगर हम सम करें तो देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स FR जो हमने कैलकुलेट करनी है।
that resultant force Fr is acting at location YR from the y-axis and y-axis is along this body. ठीक है, YR axis जो वो इस बॉडी के along हमने डिफाइन किया हुआ है. X-axis into the page है, X-axis is into the page and y-axis is along the body. ठीक है, along the length of the body. तो YR is the location of the एक्सेस हमने resultant. टिल्ट क्यों किया हुआ है? टिल्ट इसलिए कि हम उसको बॉडी के साथ डिफाइन कर रहे हैं. हमारा जो एक्सेस सिस्टम है उसको थोड़ा सा समझ लें. This x-axis is into the page and this y-axis is tilted along this. ठीक है, ताकि ये हमारा जनरलाइज केस बन जाए. अगर मैं बॉडी को जो है 0 एंगल पे ले आऊं या 90 पे ले आऊं तो फिर जनरलाइज केस नहीं हो, तो फिर बॉटम वॉल या लेफ्ट वॉल बन जाएगी. जब वो किसी एंगल पे होगी तो उस केस में हमारी बॉडी जो मोस्ट जनरलाइज्ड बॉडी होगी, उसमें हम जो भी रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी एप्लीकेबल टू एनी लोकेशन डिपेंडिंग अपॉन दी एंगल थीटा हम जिस तरह से डिफाइन करते हैं. फिर 0 डिफाइन करेंगे तो दैट वुड बी द बॉटम वॉल या टॉप वॉल, और अगर 90 डिग्री डिफाइन करेंगे तो साइड वॉल्स बन जाएंगी. ठीक है, सो जो आप फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है? परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है. नहीं सर, ये परपेंडिकुलर. इसको अब आपने ऐसे देखना है, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस. क्लियर? फोर्स जो है सरफेस के टॉप पे एक्ट कर रही है. DF जो है वो इस डिफरेंशियल एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है. ठीक है, फोर्स टॉप से आ रही है. समझ आ गई बात? ठीक है सर. सो FR की लोकेशन जो YR है, सेंट्रॉइड इज YC एंड डिफरेंशियल फोर्स एक्टिंग एट अ डिस्टेंस Y फ्रॉम द Y एक्सिस. यहाँ तक क्लियर है बात? अगर मैं आपसे पूछूंगा डिफरेंशियल फोर्स DF किसके इक्वल होगी? इट शुड बी इक्वल टू प्रेशर इनटू डिफरेंशियल एरिया ऑन विच इट इज एक्टिंग. ऐसे ही है? ऐसा ही होगा जी. और वो डिफरेंशियल एरिया किसके इक्वल है? प्रेशर किसके इक्वल है? सॉरी, गैमा इनटू H. ऐसा ही है जी. यस सर. अब मैं आपसे कहता हूँ कि हमें डिफरेंशियल फोर्स तो नोन होगी. अगर मैंने रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी तो फिर मैं क्या करूंगा? आई विल सम दिस डिफरेंशियल फोर्सेस ओवर द होल एरिया. ऐसे ही है? यस सर. समेशन की दूसरी फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेशन. तो आई इंटीग्रेट दिस डिफरेंशियल फोर्स DF ओवर दिस होल एरिया. एरिया इंटीग्रल अप्लाई करता हूँ तो लेफ्ट साइड की जो मेरी इक्वेशन है वो दैट वुड बिकम एज FR. ऐसा ही होगा. दैट वुड बी FR and it should be equal to gamma H E A. क्लियर? ऐसे ही जी. क्लियर हो गया ना? Yes, sir. From figure I can relate H equals to Y sin theta. ऐसा ही है? फिगर से मैं देख सकता हूँ कि H equals to Y sin theta. ठीक है? Yes, sir. सर हम तो रिजल्टेंट की बात करें तो एक हाइट आपने कैसे ले लिया? हमें तो ओवरऑल हाइट लेनी चाहिए. हमने एक डिफरेंशियल एलिमेंट डिफाइन किया और इसको इंटीग्रेट कर दिया पूरे एरिया के ऊपर. अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया एरिया के ऊपर, हम तो सिर्फ उस डिफरेंशियल एलिमेंट की हाइट की बात कर रहे हैं. ठीक है, ठीक तो है जब सर. पूरे एरिया पे इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन होना है कि H को हम किस तरह जो लिमिट करें. तो अभी हम H को तो बात ही नहीं कर. तो वी जस्ट डिड व्हाट वी डिड, वी रिप्लेस्ड H बाय गैमा Y sin थीटा. अब आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि Y इज द वेरिएबल. ऐसे ही है? तो Y तो अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया. YR, जस्ट गिव मी अ मिनट. सॉरी, ठीक है. सो FR इक्वल्स टू gamma is constant, sin theta is constant because theta will be defined by u. The remaining term needs to be calculated, that is integral of area over y dA. ठीक है, ये इंटेग्रल पहले कभी देखा है? This integral is termed as first moment of the area with respect to x axis, and it is equal to yc into the area of the body. ठीक है,
this integral of area over y dA is equal to the first moment of the area, and that is bounded by y seen to a. Y is the centroidal distance of the centroidal body from the y-axis. This is yc. ठीक है? So we can write Fr equals to gamma yc sin theta into area, and yc sin theta equals to hc. फिगर से आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं. सो गैमा hc into एरिया. फिगर में जाके हम देखते हैं तो yc sin theta इज बेसिकली hc. ठीक है? सो hc इक्वल्स टू yc sin theta. ये वाली चीज है. दिस इज इक्वल टू yc sin theta. देयर शुड बी नो प्रॉब्लम इन दैट. तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया hc से. क्लियर है जी? This is your equation number 1, and the magnitude of the force on any surface is equal to this gamma hca. We see that the resultant force is dependent upon the specific weight, the centroid of the body submerged in the body, the centroid of the body submerged in water. उसकी लोकेशन कितनी है, कितना वो submerged है वाटर के अंदर या फ्लूइड के अंदर, एंड द एरिया ऑफ द बॉडी, एरिया ऑफ द सरफेस जिस पे वो एक्ट कर रही है. ठीक है? क्लियर है? Is it clear? Independent of theta. जी, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. हमें ये फर्क नहीं पड़ता थीटा कैसे है, हमें सिर्फ ये फर्क पड़ा कि सेंट्रोइड कितना सबमर्ज्ड है बॉडी के अंदर. ठीक है? सो फिर से बताएं सर ने y को इंटीग्रल से कैसे निकाला है? y को इंटीग्रल से नहीं निकाला मैंने. आई हैव डिफाइंड एन इक्विवेलेंट ऑफ द y. दिस इंटीग्रल इज बेसिकली, इस इंटीग्रल को अगर हम फर्दर थोड़ा सा देखें, दिस इंटीग्रल इज डबल इंटीग्रल. डबल इंटीग्रल तो देखे हुए हैं ना. एरिया इंटीग्रल इज अ डबल इंटीग्रल. y dx into dy. ऐसे ही एक्सपेंड होगा ये इंटीग्रल. ठीक है? तो इसको आप कहते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, और दिस इज इक्विवेलेंट टू लोकेशन ऑफ द सेंट्रोइड ऑन द y एक्सिस मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द बॉडी. ये इंटीग्रल जो है वो सॉल्व होकर इसके इक्वल आएगा, yca के इक्वल. ठीक है? तो हमने इसको सिर्फ रिप्लेस कर दिया यहाँ पे yca से. क्लियर? इज इट क्लियर? भाई सवाल पूछते हैं फिर जवाब भी दिया करें. नहीं सर, इतना साफ क्लियर नहीं हो रहा है एक्चुअली सर. ये आपने पढ़े होंगे ये चीजें, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मैकेनिक्स के अंदर पढ़ी होंगी ये चीजें. यस सर, लेकिन सर वो तो डबल इंटीग्रल मतलब फिर हमें लेफ्ट साइड पे भी लेने चाहिए ना. लेफ्ट साइड पे हमने एक इंटीग्रल दिया, राइट साइड पे दो ले रहे हैं. तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास इंटीग्रल किस चीज का है? फोर्स का है. फोर्स वो सिंगल इंटीग्रल ही होगा. राइट साइड पे हमारे पास इंटीग्रल किसका है? एरिया का है. एंड एरिया दैट टू इज वेरिएबल इन बोथ डायरेक्शन. एक्स में भी वेरिएबल है, वाई में भी वेरिएबल है. कोई एक वेरिएबल हमने फिक्स नहीं किया हुआ. ठीक है? तो अभी थोड़ा सा वेट करें, इसको हम एंड पे जाके थोड़ा और क्लियर करते हैं. ठीक है? ताकि हम आज का ये टास्क खत्म करके फिर एंड पे हमारे पास टाइम होगा तो उसमें हम इसको क्लियर करते हैं. फर्दर एफ आर तो हमने कैलकुलेट कर लिया. एफ आर डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक वेट, लोकेशन ऑफ द सेंट्रोइड बिलो द वाटर सरफेस या लिक्विड सरफेस या फ्लूइड सरफेस, एंड द एरिया ऑफ द बॉडी ऑन विच द फोर्स इज एक्टिंग. ये तो क्लियर है जी. तो थीटा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज द एक्स आर और वाई आर क्या होंगे. फॉर दैट वही जो हम मैकेनिक्स के अंदर काम करते हैं उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं दोबारा से कि एक्स आर और वाई आर कैसे कैलकुलेट होंगे. व्हाट वी डू, सिंपली वी अप्लाई समेशन ऑफ मोमेंट्स. वन बाय वन अप्लाई करेंगे. दोनों के लिए समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस. ठीक है? पहले किसी एक एक्सिस के अबाउट अप्लाई करते हैं, फिर दूसरे को, तो हमें एक्स आर और वाई आर मिल जाएंगे. ठीक है? हम फिगर में आते हैं. दिस इज अवर वाई एक्सिस. ठीक है? और ये हमारा एक्स एक्सिस है. तो जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर मैं मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस लूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? भाई जवाब दें, क्यों फिर जो है वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं. सर रिपीट करें सर. अगर मैं मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस लूं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस लूं, मेरे पास कौन सा डिस्टेंस आना चाहिए, कौन सी लोकेशन आनी चाहिए? आई शुड गेट रिजल्टेंट वाई आर. ऐसे ही है, वाई आर मुझे मिलना चाहिए. पहले हम एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट की समेशन करते हैं. तो
moment of the resultant force should be equal to the moment of the differential forces, sum of differential forces, ऐसा ही है. Moment of this resultant force should be equal to the summation of the moments of this differential force. ऐसा ही होना चाहिए. Yes, sir. Yes, sir. और moment of the resultant force about x-axis क्या है? This force into the perpendicular distance from the x-axis. ऐसे ही है. Yes, So this force is Fr and the perpendicular distance is yr. So Fr into yr. This moment should be equal to summation of the moments of this differential force df. ऐसे ही है. So df Yes, perpendicular distance का क्या है? y. So y into df, and because we are submission of this integral के साथ होगा. ऐसे ही है. Yes, sir. And we know Fr is gamma y c sin theta into area, this multiply by yr. हमने magnitude लिख दिया Fr का यहाँ पे. ठीक है. And on the right side we have y, and we know df equals to gamma y sin theta into dA. Clear? And now this integral will become area integral again. Gamma constant है दोनों साइड पे, तो it will cancel out. sin theta भी constant है तो cancel हो जाएगा. ठीक है. तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी हमारी इक्वेशन में yc into area into yr, and this should be equal to area integral y square dA. Right? We are interested in calculating yr, so yr equals to area integral y square dA divided by yc a. ठीक है जी. Again we have a double integral in the numerator of this equation. तो उसको further फिर हम simplify करते हैं. I can write it for you that this integral is basically called second moment of area or moment of inertia, and we can represent it with I into x, sorry, I subscript x. ठीक है, as ix. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आप बड़े क्लियरली बाकी में फर्दर वो क्या होता है, कैसे उसको हम देखते हैं एट द एंड जाके. ठीक है. बाय आर इक्वल्स टू आई एक्स डिवाइड बाय वाई सी ए. अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो आई एक्स है दिस इज अबाउट एनी एक्सिस, और हमें ये पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजुअली जो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट होता है. ऐसा ही है. yes, sir. सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होता है? एक्सिस दैट पासेस थ्रू दी सेंट्रोइड ऑफ द बॉडी. ठीक है. तो फिर इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं टू अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज लोकेटेड एट द सेंट्रोइड ऑफ द बॉडी. स्टैटिक्स में आपने ये काम किया होगा. कौन सा थ्योरम यूज करते हैं कि एक एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन हो, उसको शिफ्ट करना हमने सेंट्रोइडल एक्सिस पे या दूसरे एक्सिस पे, तो कैसे करते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ठीक है, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे. उससे क्या होगा, हमारे पास आई एक्स को हम फिर लिख सकते हैं एज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस एरिया इनटू वाई सी स्क्वायर. ठीक है. दिस विल बी समथिंग लाइक दिस. क्लियर? By using parallel axis theorem. So yr would be equal to ixc divided by yca plus yc. ठीक है? Is it clear? Yes, sir. This is how you will get the location of the resultant force on y-axis. Y-axis से वो किस distance पे act करेगी. This is your equation number 2. Now we sum moment about y-axis.
अब y एक्सिस के ऊपर सम करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बॉडी के डिस्टेंसेस क्या हैं x एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो अब वो जो प्लेन बनना है, जो बॉडी की असल में प्लेन हमें नजर आना है, वो शेप में आपके सामने ड्रॉ करने लगा हूं। ठीक है, प्लेनरी बॉडी जो है वो आपको इस तरह की, लेट्स से इट इज एन आर्बिट्ररी शेप जस्ट लाइक दिस एग्जैक्टली, इसके अलोंग आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में आसान हो। ये जो पहले आपके सामने व्यू बना है फ्लूइड सर्फेस, लेट्स से दिस इज फ्रॉम साइड। ठीक है, अब हम इसको टॉप या बॉटम से देख रहे हैं। तो हमारा y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस, तो उसी के अलोंग मैंने बना दिया, दिस इज आवर y एक्सिस। अब उसी का हम प्लेनर व्यू बनाने लगे। हमारी बॉडी जो है वो यहाँ तक है और यहाँ से फिर वो यहाँ तक। दिस इज सम डिफरेंशियल एरिया जो dA हमने डिफाइन किया हुआ है। This is the location of the centroid, let's say, and this is our resultant force. इसके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो टॉप से लग रही हैं इस प्लेन एरिया के ऊपर। ठीक है, फोर्सेस आर फ्रॉम दी टॉप, ऐसे ऊपर से। दिस इज DF ऑन एरिया DA, ये एरिया जो है DA है। दिस इज फोर्स FR फ्रॉम द टॉप, परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है इसके ऊपर एट अ डिस्टेंस YR, वही वाला डिस्टेंस होगा YR। ठीक है, Y से तो उसी तरह डिस्टेंसेस रहेंगे Y एक्सिस से। क्लियर हो गया? ठीक है, X एक्सिस से जो डिस्टेंस है DA का, दैट इज, हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं यहाँ से, दिस इज फ्रॉम X एक्सिस, दिस इज X। जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका X एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, लेट्स से XR। ठीक है, उसकी वेरिएशन XR है। और जो सेंट्रोइड हम ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज एट XC। क्लियर है? दिस इज द सेंटर। क्लियर हो गया? क्लियर व्यू क्लियर है जी? सो ये जो सर आप डायग्राम बना रहे हैं, ये 3D में बना रहे हैं ना, जो मतलब कि तीसरा एक्सिस आप कह रहे हैं जो फोर्स ऊपर से आ रही है, ये फोर्स टॉप से आ रही है, दैट इज फ्रॉम द Z एक्सिस। वो लेट्स Z से एक्सिस से आ रही है ना, बिल्कुल इस ऐसे पर क्या फोर्स सर टॉप ZR भी फाइंड करनी पड़ेगी? नहीं, ZR क्योंकि नहीं Z करनी। बिकॉज हम सरफेस पे एक्ट कर रही है ना फोर्स, तो ZR का तो फायदा ही नहीं है। जहाँ पे सरफेस आपका आएगा वहां पे Z क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि फोर्स, प्रेशर फोर्स इज अ प्लेनर फोर्स, वो प्लेन पे एक्ट करेगी नॉर्मल टू द एरिया। तो Z तो फिर आप जितनी मर्जी उसकी थिकनेस करते हैं, दैट वुड नॉट इफेक्ट। वो तो आपने जहाँ पे प्लेन कट किया वहीं आपका Z 0 डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर सर। तो अब हमने मोमेंट लिखने हैं अबाउट Y एक्सिस। पहले हमने एक्सिस के अबाउट लिखे, अब हम Y के अबाउट। सो Y एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्या होगा जी? रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट क्या होगा? FR into XR, ऐसे ही है जी। यस सर। And the moment about of the differential force about Y axis would be X into DF, and because we are interested in summation of all the moments, तो ही वो resultant force equal होंगे, this would be integrated. Again हम FR को represent करेंगे gamma YC sin theta, जो उसका magnitude है, into the area multiply by the perpendicular distance YR, XR, sorry. And this should be equal to integral, again हम df को represent करेंगे gamma y sin theta into dA। clear है जी? And this integral would be now area integral. Again gamma is constant on both side, cancel हो जाएगा, sin theta constant है, cancel हो जाएगा। We will be left with YCA into XR should be equal to area integral of X Y dA. Clear? We are interested in calculating XR, so XR would be equal to integral of area over XY into dA divided by YCA. Again, we define the integral as product of moment of inertia with respect to X and Y axis. Okay. Again, it's a complex term, but
स्टिल हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है और किस तरह से होता है. दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया with respect to x and y axis and represent it as I x y. ठीक है जी. So xr is equal to is I x y by y c a. And again this I x y is about random axis को centroidal axis पे शिफ्ट करने के लिए हम parallel axis theorem यूज करते हैं. By parallel axis theorem we can write I x y equal to I x y c plus area into x e to yc. xc and yc are the location of the centroid. ठीक है जी, centroid of the body. तो इस सारे को हमने वहां पे. So our xr is now I x y c divided by yca plus xc. This is the location of your resultant force along x-axis on x coordinate आ गया. This is your equation number 3. Any question जी about this? ये clear है? Yes, sir. These xr and yr coordinates, what they represent? x और yc क्या represent करते हैं जी? सेंटर ऑफ मास कहते हैं उन्हें, xc और yc को ऐसा ही है, या सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी कहते हैं, लोकेशन ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी. xr और yr को कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर. और एक जनरल मिसकंसेप्शन ये जी सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंट्रॉइड एक ही होते हैं, ऐसा नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ मास जो एक ही हों. दे आर यूजुअली डिफरेंट. कि जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है वो हमेशा सेंट्रॉइड पे एक्ट नहीं करेगी, वो सेंट्रॉइड से हट के एक्ट करेगी. दैट लोकेशन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रेशर एंड रिप्रेजेंटेड बाय सीपी. ठीक है. XC और YC जो है वो लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड और यहाँ सेंटर ऑफ मास जिसे आप कहते हैं. XR और YR सेंटर ऑफ प्रेशर है. तो फॉर रिजल्टेंट फोर्सेज वी आर यूजुअली इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग सेंटर ऑफ प्रेशर. ठीक है. सेंट्रॉइड की लोकेशन तो नॉर्मली हमें नोन होती है, तो हम सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड होते हैं. इज इट क्लियर जी? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो इस डेरिवेशन में, इस सारे समझने में कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है. तो इम्पोर्टेंट क्यों है कि हमें जितनी भी फैसिलिटीज हमारे पास जहाँ पे सबमर्ज सर्फेसेस होंगे, चाहे वो आपके घर का वाटर स्टोरेज टैंक हो जो आपने छत के ऊपर बनाया हो जहाँ पे वाटर स्टोर करते हैं, या अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक हो आपके घर का जहाँ पे आप पानी स्टोर करके पंप करते हैं ऊपर की तरफ, आपकी डोमेस्टिक सप्लाई हो वाटर टैंक की, आपके ऑयल टैंकर्स हों, आपकी साइलोज हों जहाँ पे आप फ्लूइड स्टोर कर रहे हैं, आपके डैम्स हों, आपकी कैनाल्स हों जहाँ पे आप स्टोरेज करते हैं, पानी को रोकते हैं, फिर अपनी मर्जी से फ्लो अलाउ करते हैं. वहाँ पे ये फोर्स कैलकुलेट करना और इसकी लोकेशन कैलकुलेट करना बड़ी जरूरी है, क्योंकि जो भी गेट, जो भी वॉल हम बना रहे होंगे, जो भी हम हर्डल बना रहे होंगे, जो भी हम डैम वॉल बिल्ड कर रहे होंगे, उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी और किस लोकेशन पे एक्ट करेगी, कौन सी लोकेशन जो क्रिटिकल लोकेशन है. ठीक है. तो मैक्सिमम हमें इस तरह की चीज़ों के लिए ये फोर्स कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है. ये इसकी एप्लीकेशन साइड है. अब जो हमने वो आई एक्स वाई मोमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया की बात की, वो हमारे लिए सिंप्लीफाई किस तरह हो रहे हैं. आपको अपनी स्क्रीन पे ही नजर आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट शेप्स. यूजुअली जो भी आपकी वॉल्स होंगी या गेट्स होंगे या सबमर्ज सर्फेसेस होंगे, वो इनमें से किसी एक शेप की तरह के होंगे. ठीक है. रेक्टेंगुलर होंगे, सर्कुलर. उनका जो क्रॉस सेक्शन है यूजुअली वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वाटर टैंक है तो वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में बने होते हैं. अगर आपने सिलेंड्रिकल शेप का टैंक बनाया तो दैट वुड बी हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. ठीक है. या सेमी सर्कल टाइप होंगे अगर आपने हाफ वाटर टैंक बनाया है. और यहाँ बहुत ही कम्प्लेक्स शेप बनाई तो ट्रायंगुलर आ जाएगा, यहाँ क्वार्टर स्फीयर आ जाएगा, 1/4 ऑफ अ स्फीयर आ जाएगा. तो इस तरह के आपको जो है वो
क्रॉस सेक्शंस मिलेंगे। इन क्रॉस सेक्शंस के लिए वो जो इंटेग्रल्स हैं आई एक्स वाई आई एक्स सी, वो सब के सब पहले से कैलकुलेटेड हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अगर बस रेक्टेंगुलर सरफेस है तो आई एक्स सी क्या होगा, आई एक्स वाई सी क्या होगा, आई एक्स वाई सी क्या होगा। नाउ टू अंडरस्टैंड कि जी वो आई एक्स और आई एक्स वाई सी क्या होगा, उसके लिए आपको एक छोटी सी हम असाइनमेंट देते हैं, एक समझने की चीज समझा देते हैं।